चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न को। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये पहला प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण, बी है पश्चिम से पूरब, सी है दक्षिण से उत्तर, डी है पूरब से पश्चिम। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है? घूर्णन करती है, लेकिन पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरह से एक पॉइंट आप यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट बनेगा कि शुक्र और यूरेनस को छोड़कर क्या होता है? सभी ग्रह जो हैं सूर्य की वामावर्त दिशा में, कौन दिशा में? तो वामावर्त दिशा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं और अपनी धुरी पर वामावर्त यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो हो सकता है कि जो प्रश्न पूछा गया उससे रिलेट करके इस तरह से पूछ दे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसको छोड़कर क्या याद रखना है। तो शुक्र और यूरेनस को छोड़कर, ये हुआ पहला पॉइंट। और एक जानकारी आपको होगी ही कि पृथ्वी पर अपनी धुरी के घूमने के कारण पृथ्वी का क्या? अपनी धुरी पर घूमने के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी कितने घंटे में एक बार घूर्णन करती है तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है 24 घंटे में क्या करती है? एक बार घूर्णन करती है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो देख लीजिए एक प्रश्न से आपको कितनी सारी जानकारी दे दी गई। इसी तरह से करेंगे, अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? किसकी उत्पत्ति से संबंधित? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से। तो ये संबंधित सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। तो न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसमें आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि न्यूटन ने, किसने? तो न्यूटन ने। आप ही के लिए लिखा जा रहा है तो पूरा सुनिएगा ध्यान से, साथ ही साथ लिखते हुए भी चलिएगा कि न्यूटन ने क्या किया था? अपना प्रिंसिपिया, ये पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो किताब थी, इसमें बताया कि कैसे चंद्रमा जो है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से क्या, आकर्षण से क्या होता है? आकर्षण से ज्वार उत्पन्न होता है। तो आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि किस पुस्तक में बताया है। तो ध्यान रखिएगा, वो पुस्तक हो जाएगा प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक, वहीं अगर बात करें तो न्यूटन ने 1687 में, कब? तो 1687 में गुरुत्वाकर्षण के क्या किया? सार्वभौमिक सिद्धांत का वर्णन किया था। ये ईस्वी भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, वर्णन किया था।
तो जो भी बिहार स्टेट बिहार शिक्षक भर्ती देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास रहेगा महत्वपूर्ण, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न? युति व ब्यूति की घटना कब होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? युति और ब्यूति। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि युति की घटना है क्या। पहले इसका आंसर जानिए कि इसकी घटनाएं कब होती है। अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा को और अमावस्या को, यानी कि ये भी दोनों। ये तो हुई इसके आंसर की बात। ठीक, अब चलिए युति की बात आई है। युति को इंग्लिश में वर्ड में ध्यान रख लीजिएगा, कंजक्शन। क्या? कंजक्शन, ये बात रखिएगा। इसमें होता क्या है, युति कहने का मतलब हुआ, देखिए इसी को दूसरा लैंग्वेज में क्या लिखेगा, युति जो होता है जब क्या होता है, चंद्रमा यानी कि मून जो है सूर्य और क्या होता है पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी कि सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाएगा, मून आ जाएगा, इसी को कहते हैं युति। ठीक, और इस दिन क्या होता है, ये अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। तो ये तो हुई युति की बात। ठीक, वहीं अगर रहता बात ब्यूटी की, ब्यूटी, तो ब्यूटी की अगर बात करें तो ब्यूटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपोजिशन, अपोजिशन। ठीक, और ब्यूटी में अगर इस घटना की बात करें तो ये किस दिन होता है? ये होता है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन। और इसमें क्या होता है ब्यूटी में? इसमें होता है ब्यूटी में क्या कि आपको इसमें होगा कि जो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा यानी कि सन और मून के बीच में क्या हो जाता है, पृथ्वी जो है इसके बीच में आ जाता है ये अर्थ, यानी कि जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा तब वो घटना क्या हो जाएगी, ब्यूटी यानी अपोजिशन की घटना हो जाएगी। और ये किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, ये पूछा जाता है। और युति जो होता है अमावस्या के दिन आता है जब मून बीच में आ जाएगा सन और अर्थ के बीच। और काफ़ी बार कई सारे बिहार के एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, लेकिन जब युति और ब्यूटी देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भाग नहीं है। तो अगर हम बात करें मध्यजीवी महाकल्प का भाग का, तो 3 प्रमुख कल्प है। कितना? तो 3 प्रमुख कल्प है। और वो 3 कौन कौन है? उसमें आ जाता है ट्रीएसिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका हिस्सा हो जाएगा। ठीक, दूसरा होता है जुरैसिक कल्प, जो कि यहाँ पर दिया हुआ ही है, तो ये भी हो जाएगा इसका हिस्सा। और जुरैसिक काल बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अपने डायनासोर के लिए किस प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो डायनासोरों के लिए, डायनासोरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मध्यजीवी महाकल्प का कौन सा कल्प? तो जुरैसिक कल्प। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। वहीं डी है क्रिटेशियस कल्प, तो ये भी मध्यजीव महाकल्प का क्या है, अंतिम भाग है। कौन भाग है? तो अंतिम भाग है। इसमें क्या हुआ था इस अंतिम भाग में कि डायनासोर जो थे वो विलुप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? विलुप्त हो गए थे। तो अगर पूछेगा कि डायनासोर के लिए प्रसिद्ध कल्प तो जुरैसिक कल्प, लेकिन किसमें विलुप्त हो गए थे? तो क्रिटेशियस कल्प। ठीक, तो ये 3 भाग जान गए कौन कौन हो गया मध्यजीवी महाकल्प का। जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, ओलिगोसीन कल्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब दिमाग में प्रश्न क्या आएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ओलिगोसीन कल्प ये किस महाकल्प का भाग होगा? तो ध्यान रखिएगा यह नूतन जीवी, कौन जीवी? तो नूतन जीवी महाकल्प का भाग है।
इसका भी आपको ध्यान रख लेना है कि इस कौन सा महाकल्प का भाग है, ठीक। और इसको, ये जो महाकल्प है नूतन जीवी महाकल्प, इसको कहा जाता है स्तनधारियों का युग, स्तनधारियों का युग। सारे एनसीईआरटी टर्म यूज करे जाते हैं, चूंकि प्रश्न इसी तरह से आपका एग्जाम में पूछता है। आ गए हैं 5वां नंबर प्रश्न पे। पृथ्वी की परतों का धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम आपको दर्शाना है, ठीक। कहाँ से? तो पृथ्वी की परतों का धरातल से केंद्र। तो अगर हम बात करें तो पहले कौन सा आएगा? सियाल। तो 3 नंबर देखिए कहाँ स्टार्टिंग है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो सियाल के बाद आएगा सीमा, और सीमा के बाद आएगा नीफे, यानी कि 3, 2, 1। ये इसका हो गया आंसर। इसके अगर सीमा की बात करें, मतलब सही क्रम की बात करें, तो वहीं अब जानते हैं, जैसे बात आई सियाल की, सबसे पहले सियाल की, तो सियाल की बात करें तो ये हुआ परत है जिस पर हम रहते हैं, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऊपरी और क्या कह सकते हैं, सबसे ऊपरी और सबसे पतली ठोस परत, पतली ठोस परत कौन सा हो जाएगा? सियाल हो जाएगा। लेकिन वही अगर बात करें सीमा का, सीमा, तो सीमा क्या है? ये भूपर्पटी के नीचे स्थित है। किसके नीचे स्थित है? तो भूपर्पटी के नीचे स्थित है। और सीमा नाम का जो है ये सिलिकॉन और क्या कहता है, मैग्नीशियम खनिजों से पाया गया है, जो इस परत में पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा लास्ट कौन सा क्या था? नीफे। तो नीफे की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सा हो जाएगा? नीफे, ठीक। नीफे की अगर बात करें तो पूछ देता है निकेल और किससे मिलकर बना है? तो फेरस से मिलकर बना है, जो कि इसके मुख्य घटक हैं। तो आई होप आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी कि कौन क्या है और इसका क्रम क्या होगा। चलिए आगे के प्रश्न पे नजर डालते हैं। पृथ्वी की किस परत में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है? बताइए। तो अभी आपको हम बताएं कि ये कौन सा हो जाएगा? तो नीफे, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी सियाल और सीमा पर अभी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर भी चुके हैं। नीफे में अभी हम लोग जाने कि निकेल और क्या हो जाएगा, फेरस की बात हो रही है। और वही आपसे पूछा गया है कि निकेल और लोहा की प्रधानता किस में पाई जाती है। अगर इसका त्रिज्या आपसे पूछ ले तो लगभग, त्रिज्या की बात करें तो लगभग 3500 किलोमीटर है, लगभग 3500 किलोमीटर है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न पे ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, क्योंकि अभी आपको अच्छे से समझा चुके हैं। आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शैल नहीं है? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि नहीं है, कौन सा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो पहले पता होना चाहिए कि इसमें होगा कौन कौन सा। तो कायांतरित शैल की बात करें तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा, क्वार्टजाइट हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, लेकिन जो चूना पत्थर है ये नहीं होगा। चूना पत्थर फिर किसका उदाहरण है? तो चूना पत्थर हो जाएगा अवसादी चट्टान का, शैल मतलब चट्टान, तो अवसादी शैल हो जाएगा, या अवसादी चट्टान का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि चट्टान को 3 प्रकार में बांटा गया है, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, और क्या कहता है, और कौन सा चट्टान? तो एक आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न आता है सारे आपको शामिल किए जाते हैं। अब उसी तरह से आपसे पूछ देता है कि जो मूल शैल है या फिर मूल चट्टान जो है उसका रूपांतरित शैल का नाम क्या हो जाता है? रूपांतरित शैल का नाम जोड़ा दे देगा, पूछ देगा कौन सा सही नहीं है। तो पता होना चाहिए, जैसे कुछ कुछ मूल चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे शैल का नाम में अगर ध्यान रखें या चट्टान के नाम की बात करें तो चूना पत्थर, चूना पत्थर,
ये मूल सेल हो गया। लेकिन इसका अगर हम प्रकार की बात करें तो ये कैसा चट्टान है? अब सादी चट्टान, अब सादी चट्टान। लेकिन अगर इसका रूपांतरित सेल का नाम पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, संगमरमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेना। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है बलुआ पत्थर का, बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर की बात करेंगे तो ये भी अवसादी चट्टान हो जाएगा। लेकिन इसका रूपांतरित सेल का नाम बात करेंगे तो क्वार्टजाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट। और ये पूछता है आपसे, ठीक। एक और ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट काफी बार पूछा गया है। तो ग्रेनाइट का रूपांतरित सेल कौन सा हो जाता है नाम? तो नाइस। क्या हो जाता है? नाइस। और ग्रेनाइट कैसा सेल है? तो ये आग्नेय सेल है। कैसा सेल है? तो आग्नेय सेल। तो इसमें पूछता यही है कि ये कैसा सेल है और इसका रूपांतरित सेल का नाम क्या है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया गया। अब आ गए हैं अगले प्रश्न पे जाने से पहले, ये टीचिंग संबंधी जानकारी है तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर ले। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके जीएस का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड कराया जा रहा है। तो आपको क्लास करने पर काफ़ी हेल्प मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं और टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। और पसंद आ जाए क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप कमेंट के रूप में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये चैनल संबंधित जानकारी हो गई। आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखिए, जिनको जानकारी पूरी नहीं रहेगी वो क्या करेंगे, रिएक्टर स्केल आंसर दे के निकल देंगे, ठीक। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब यहाँ पर दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक। यहाँ पे अगर बात करें रॉसी फेरल स्केल का, रॉसी फेरल स्केल, तो ये भी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए ही किया जाता है। लेकिन मतलब कह सकते हैं ना कि ज़्यादातर आपको ये सब विकल्प दिखेगा नहीं। तो रिएक्टर स्केल दिखता है, तो अगर दिखे तो ये इसका आंसर क्या कर देना है? उपयुक्त सभी। चूँकि रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल तीनों भूकंप की तीव्रता में ही मापी जाती है, ठीक। ऐसे आप लोग इस पे कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी पूरे डिटेल से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि तीनों के तीनों होगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ ज्वालामुखी दिया हुआ है, दूसरा तरफ स्थान है, ठीक। देख लेते हैं। इटली, इटली किससे संबंधित हो जाएगा? तो इटली देखिए उल्टा लिखा गया है। इस साइड होना चाहिए आपका क्या? स्थान। और इस साइड होना चाहिए था क्या? आपका ज्वालामुखी। कोई बात नहीं, हम इसको सही कर दिए। अब इसका मिलान कीजिए। इटली में कौन सा ज्वालामुखी, आपसे ये मिलान कर लेना। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? विसुवियस, यानी क्या? ए का हो जाएगा सी नंबर। दूसरा बात करेंगे अंटार्कटिका में, तो यहाँ हो जाएगा माउंट इरबेस, जो कि 2 का हो जाएगा डी नंबर। तीसरा बात करेंगे जापान का, तो जापान का हो जाएगा फ्यूजिए आमा, यानी 3 का हो जाएगा ए नंबर। और संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा, जो कि हो जाएगा 4 का बी नंबर, कटमई, ठीक। तो ये आपको क्या कर लेना है, ध्यान रखना है। प्रमुख ज्वालामुखी है विसुवियस, कहाँ का? तो इटली का, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। और अंटार्कटिका का भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और फ्यूजियामा को और किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट फूजी के नाम से। किस नाम से? तो माउंट फूजी के नाम से जाना जाता है। तो ये था, इसमें आपको सिर्फ क्या करना था? मिलान कर लेना था। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वर्ष 1962 में किसने दिया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब बात आई है 1962 जब डेट दे दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैरी हैंस। क्या हो जाएगा?
हैरी हैंस, इसको क्या किया था, सिद्धांत को दिया था। लेकिन इस सिद्धांत को अगर पूछ दे कि प्रकाशित किसने किया था, प्रकाशित किसने किया था, तो वो किया था मॉर्गन ने। किसने, मॉर्गन ने। और ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये भी आपको मौजूद है। और प्लेट विवर इस तरह से भी लिख लीजिएगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, हैरी हैंस को ही कहा जाता है। क्योंकि ये सिद्धांत इन्होंने 1962 में ही दिया था, तो इनको इनका जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए से पूछ लिया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर की अगर हम बात करें, अल्फ्रेड वेगनर, तो इनसे आप ध्यान रखिएगा क्या पूछ लेता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में कौन सी प्लेट स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुआन डी फूका प्लेट। क्या पूछा गया है ये भी आपको ध्यान में देना है। वहीं ऑप्शन बी था कोकोस प्लेट। तो कोकस प्लेट जो है ये मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के ऊपर क्या है, पश्चिमी तट के ऊपर प्रशांत महासागर के नीचे एक क्या है, महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है। कौन प्लेट, तो कोकस प्लेट। ये हो गई बात। वहीं सी में था नाजका प्लेट और डी में है क्या कहता है, फिलीपीन प्लेट। तो देखिए नाजका प्लेट की बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका और क्या कहता है, प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है, प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। वहीं ऑप्शन डी है लास्ट, फिलीपीन प्लेट। तो इसकी बात करेंगे फिलीपीन प्लेट का, तो ये क्या है, फिलीपीन सागर के नीचे, फिलीपीन सागर के नीचे, फिलीपींस के पूर्व में स्थित है, फिलीपींस के क्या है, पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। तो सारे ऑप्शन का हम लोग डिटेलिंग करते हुए चलते हैं। प्लीज़ आपको अगर पसंद आती है क्लास तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना कमेंट के रूप में सुझाव ज़रूर दिया करें। खास करके जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो तो इस क्लास को पूरा किया करें। कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास भ्रंश किस प्रकार के प्लेट किनारों पर निर्मित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है रचनात्मक किनारा। अगर इसकी बात करें रचनात्मक किनारा का, तो यहाँ प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाता है। क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाता है, और ये दूर जाता है तो नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। तो ये क्या है, सान एंड्रियास भ्रंश की विशेषता नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। बी में है विनाशात्मक किनारा। तो ये प्लेट जब एक दूसरे की ओर बढ़ता है, एक दूसरे की ओर जब बढ़ता है तो क्या होता है, एक प्लेट दूसरे की ओर नीचे धंस जाता है। ठीक, एक प्लेट क्या होगा, इसके दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो जाता है, धंस जाता है। मतलब इस तरह से कर सकते हैं। देखिए लिख ही देते हैं आपको लैंग्वेज टर्म में ही। क्या लिखना है आपको कि जब एक दूसरे की ओर बढ़ता है तो एक प्लेट जो है वो दूसरे के नीचे क्या होता है, धंस जाता है, धंस जाती है। ठीक, यानी कि ना तो ए ऑप्शन होगा आंसर, ना होगा बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संरक्षी किनारा,
ऑप्शन नंबर डी। संरक्षित किनारा की बात करें, किनारा, तो इसकी बात करें तो यहाँ क्या होता है, जो दो टेक्टोनिक प्लेट है एक दूसरे के समानांतर खिसकती है, एक दूसरे के क्या खिसकती है, समानांतर खिसकती है, लेकिन क्या होता है एक दूसरे से ना ही दूर जाती है और ना ही एक दूसरे के नीचे धंसती है। तो ये इस प्रकार पे निर्मित है सान एंड्रियास भ्रंश। और ज्योग्राफी के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर पे चलते हैं। शुतुरमुर्ग नामक पक्षी किस मरुस्थल में पाया जाता है? शुतुरमुर्ग का पूछा गया है, यानी जिसको ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें मरुस्थल में, तो पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ है क्या कहता है, नाबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, और क्या कहता है, नूबियन मरुस्थल। तो देखिए ये जो नाबी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है और नूबियन मरुस्थल, शुतुरमुर्ग हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा अधिक व्यापक रूप में कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिनको भी इसका राइट आंसर पता है कि इन चारों में से क्या कहता है परफेक्ट आंसर इसका क्या जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। लिविंग स्टोन तथा स्टेनलेस जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो स्थित है जायरे नदी पर। कहाँ स्थित है? जायरे नदी पर। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चूंकि जायरे नदी जो है कांगो नदी का ही नाम है। किसका नाम है? कांगो नदी का। कांगो नदी का ही नाम है। और ये लिविंग स्टोर और स्टेनलेस जलप्रपात आपको ध्यान होना चाहिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। वहीं कांगो नदी की बात करें तो ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ था नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस नदी पर था, और ये जलप्रपात का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आगे की प्रश्न देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? माउंट मैकिले, ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च चोटी पूछा गया है किसकी? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। और माउंट मैकिले को देनाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देनाली भी कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। वहीं ऑप्शन बी था माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो यह क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ स्थित है पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रूस में स्थित है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। वहीं बी सी में था माउंट मिसाइल की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ है? पूर्वी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ये पूर्वी उत्तरी अमेरिका की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी नहीं है, इसीलिए ये आंसर इसका नहीं हुआ। वहीं ऑप्शन डी है माउंट बिसन मैसिव की बात करें तो यह अंटार्कटिका की, कहाँ की? तो अंटार्कटिका की सबसे क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। देखिए अगर कोई भी आपको इस क्लास से संबंधित डाउट हो, सुझाव हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। एक तरफ आपका द्वीप दिया हुआ और कौन सा महासागर में, ये आपको बताना है, मिलाना है। ए में है ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप, तो अगर इसकी बात करें तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर से संबंधित, तो ए का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, वहीं बात करें बी में है ग्रीनलैंड द्वीप, ये कहाँ? तो आर्कटिक महासागर, तो बी का हो जाएगा
2 नंबर, मिलान ही तो करना है। सी है मेडागास्कर द्वीप जो कि हिंद महासागर, तो सी का हो जाएगा 4 नंबर। और डी लास्ट है जैमेलिया द्वीप जो कि हो जाएगा क्या कहता है अटलांटिक महासागर, तो डी का हो जाएगा 1 नंबर। तो ये आपको मिलान कर लेना है जो आपसे पूछा गया है। देख लीजिए सही से मिलान हुआ ना। ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, प्रशांत महासागर से संबंधित हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। ग्रीनलैंड द्वीप की बात करेंगे तो ये आर्कटिक क्या कहता है आर्कटिक महासागर से संबंधित हो जाएगा जो कि ये दिया हुआ है। ठीक, मेडागास्कर द्वीप की बात करेंगे तो ये हिंद महासागर से संबंधित हो ही जाएगा। और चौथा हो जाएगा जमेलिया द्वीप, ये तो क्या हो गया सही मिलान कर दिए। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से प्रशांत महासागर में क्या स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रशांत महासागर में इनमें से कौन सा स्थित है, देख लेते हैं। ए है टेलीग्राफिक पठार, तो अगर हम इसकी बात करें, नाम थोड़ा देखिएगा, ध्यान देना पड़ेगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक, हमसे प्रशांत महासागर पूछा जा रहा है। फराओ कटक इसकी बात करेंगे तो ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड के तट पर स्थित है। ग्रीनलैंड के तट पर क्या है, इस मतलब तट के पास स्थित है। वहीं सी की बात करेंगे तो अल्बाट्रोस पठार, तो ये क्या है महत्वपूर्ण जो है, ये पनडुब्बी पठार है। कैसा पठार है, तो पनडुब्बी पठार है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, तो यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं डोगर बैंक पठार की बात करें तो ये क्या है, अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, यानी कि उत्तरी सागर के मध्य भाग में क्या है, एक बड़ी रेत का क्या है, किनारा है। चलिए, तो सही आंसर अल्बाट्रोस पठार हो जाएगा। 18 नंबर पे चर्चा करते हैं। और ये फिर से चैनल संबंधित जानकारी, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में, सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर कर दिया करें, कमेंट जरूर किया करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और बाकी ये सब जानकारी आप खुद जाके देख लीजिएगा। बढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले प्रश्न पे। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण बताइए। इसका आंसर किन्हें नहीं पता होगा कि क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या लिखते हैं NaCl, या फिर इसको साधारण नमक भी बोला जाता है, साधारण नमक भी बोला जाता है, टेबल नमक भी बोला जाता है, चूँकि आपके टेबल पे मिलता है खाने। तो ये तो आपको पता ही हो गया, इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये समुद्र के पानी में क्या होता है, बड़ी मात्रा में घुल जाता है। वहीं कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो एक नमक है जिसका आमतौर पर सड़कों के फुटपाथों पर होता है, खाद्य उत्पादन वगैरह में। तो लिखना नहीं है, जैसा प्रश्न वैसा टाइम देना है उस पर। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी पवन नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है मिस्ट्रल, जो कि क्या है, ठंडी पवन है। और ये कहाँ बहती है, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणी फ्रांस में बहती है, दक्षिणी फ्रांस में बहती है। कौन, मिस्ट्रल ठंडी पवन। बी में है बिल जार्ड, तो ये भी क्या है, एक ठंडी पवन है, चूँकि ये बर्फीला तूफान है, अत्यधिक ठंड देता है, तो ये भी हो जाएगा ठंडी पवन। वहीं ऑप्शन सी है ब्रिक फील्डर, तो ये ध्यान रखिएगा ठंडी पवन नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फिर कैसा है, तो ध्यान रखिएगा गर्म और शुष्क पवन है, गर्म और शुष्क पवन है। कौन, ब्रिक फील्डर। और ये पाया कहाँ जाता है, मतलब कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में बहने वाला, कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी था बोरा, तो बोरा भी क्या है,
ये ठंडी पवन ही है जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर बहती है। तो हमसे नहीं है पूछा गया था, ठीक। तो गर्म कौन सा है? ब्रिकफिल्डर, तो यही इसका आंसर हो गया। 20 नंबर पे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? एक प्रश्न पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बिली ब्लीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिली बिली भी रहता है, लिखा हुआ है, हाँ बिली बिली कर लीजिएगा, जो कि एक प्रसिद्ध चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया को इसको जाना जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें टाइफून का, बी में था टाइफून, तो अगर इससे संबंधित क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र हो जाएगा। दक्षिणी चीन सागर, ये इससे संबंधित क्षेत्र हो जाएंगे। हो सके मिलान के रूप में पूछ दे। वहीं हरिकेन हो गया, और क्या कहता है? बिल्ली बिल्ली का जरूर याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया। और सिर्फ चक्रवात रहे ना, तो किससे संबंधित क्षेत्र क्या हो जाएगा? हिंद महासागर से संबंधित क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक। तूफान रहेगा, तो तूफान, तो इससे संबंधित क्षेत्र कौन हो जाएगा? अटलांटिक, अटलांटिक हो जाएगा। ये बात आपको इसमें नोट डाउन कर लेना है। चलिए बढ़ेंगे आज के क्लास के अंतिम प्रश्न पे। हरिकेन नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? देखिए हरिकेन यहाँ भी था ना ऑप्शन में, तो आज चलिए यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। तो हरिकेन हो जाएगा कैरिबियन सागर, ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ के क्षेत्र को ये प्रभावित होता है। क्योंकि ये भी क्या है? हरिकेन भी क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक प्रवात क्या है? एक प्रकार है, जो मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर प्लस पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर से बना है। और लिख लीजिएगा, प्लस नहीं लिखिए, और लिख लीजिए, अच्छा रहेगा ज़्यादा। अटलांटिक महासागर और क्या कहता है? पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में क्या है? बनता है हरिकेन। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी प्रभावित क्षेत्र जान ही गए, कैरिबियन सागर और क्या कहता है? मैक्सिको की खाड़ी संयुक्त राज्य के अमेरिका पूर्वी तट को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। बाकी इसके पहले हम चर्चा कर ही चुके हैं कि कौन किससे संबंधित क्षेत्र हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बाकी क्लास अच्छी लगे तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।